आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे वो है हमारा कोशिका सेल। सेल से श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पे हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन देखेंगे, प्लस आपको लूसेंट इसके बाद पढ़ लेना है। बट डायरेक्टली लूसेंट में जंप मत कीजिएगा क्योंकि उसमें बस पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझोगे, समझने के बाद आप लूसेंट पे जंप करोगे, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेल क्या है, ठीक है। सेल क्या है, देखिए जैसा कि एक घर होता है तो घर का जो सबसे छोटा इकाई होता है, ठीक है, जो बेस होता है वो क्या होता है, एक ईंट होता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग लिविंग थिंग का बात करते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन है वो सेल से बना हुआ है। बट याद रखिएगा यहाँ एक एक्सेप्शन है, वो है हमारा वायरस, ठीक है। वायरस एक ऐसा जीव है जो हमारे शरीर से बाहर जब होता है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब उसमें जीवन नहीं है। बट जब हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो उसमें जीवन आ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि दुनिया में हर एक लिविंग थिंग जिसमें जान है वो सेल थ्योरी को क्या करता है, फॉलो करता है। बट यहाँ एक्सेप्शन क्या है, वायरस। तो याद रखिएगा वायरस जो है सेल थ्योरी को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। और सेल थ्योरी किसने दिया था, तो हम लोग आगे बात करेंगे उसमें कि सेल थ्योरी किसने दिया था, ठीक है। और याद रखिएगा जो वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, कनेक्टिंग लिंक है तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। जितनी चीज़ें बताना उसको समझते हुए चलिए, आगे लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई एक घर का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है, एक ब्रिक होता है, एक ईंट से बना होता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर, चाहे एनिमल, हम लोग भी एनिमल में आते हैं, या प्लांट का जो सबसे छोटा इकाई है जिससे वो बना हुआ है वो क्या है, आपका सेल है। वो क्या है, आपका कोशिका है। कोशिका के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। अब ध्यान से समझना, हमारा ये शरीर है, ठीक है, या प्लांट का शरीर है, ठीक, चाहे बैक्टीरिया का है, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो यूनिसेलर में भी आता है, मतलब सिंगल सेल भी होता है, सिंगल कोशिका वाला में। तो हम अगर मान लेते हैं अपना शरीर, तो बहुत सारे जब कोशिका, ठीक है, मतलब जब सेल बनी मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा, मतलब बहुत सारे अगर सेल मिल जाते तो उससे क्या बनेगा, हमारा उत्तक बनेगा, मतलब टिश्यू बनेगा, ठीक है। और जब बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, हमारा ऑर्गेन बनेगा। और जब बहुत सारे ऑर्गेन जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेन जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। अब बोलोगे वो कैसे, तो सेल से तो बन गया टिश्यू, मतलब उत्तक। देखो सेल को बोलते हैं हम लोग कोशिका, टिश्यू को बोलते हैं हम लोग उत्तक, ठीक है। अब इंग्लिश में बोलते हुए चलूंगा, आप हिंदी वाले समझते हुए चलेंगे, लिखा रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जब सेल से जब टिश्यू बना, ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल जब मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गेन बना। और ऑर्गेन जैसे कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ले, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुख से शुरू होता है, ठीक है, जिसको हम लोग भक्कल कैविटी बोलते हैं। मुख होता है, अमाशय होता है, अग्नाशय होता है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गेन है। और ये सब ऑर्गेन को मिला के क्या बन जाता है, हमारा एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया। और जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, तो बॉडी बन जाएगा। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको सेल। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे जब सिस्टम मिल जाएंगे तब वो बॉडी बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन याद रखोगे, स्टडी ऑफ द सेल क्या बोला जाता है, तो साइटोलॉजी को बोला जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो क्या है, आपका सेल है। याद रखिएगा, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, ये जितने भी चीज होते हैं जिसमें जीवन है वो क्या है, वो सेल से बना है। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। मतलब दुनिया में जितने भी जीवित चीज है वो सेल से बना हुआ है। बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ, वायरस। वायरस क्या है, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच का चीज है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ और नोट कीजिएगा, जो लिविंग थिंग है वो तो सबसे जो छोटा इकाई है वो सेल है। वही नॉन लिविंग थिंग में क्या है, जैसे काठ हो गया, लकड़ी जो होता है, उसमें सबसे छोटा चीज क्या है, तो वो एटम से बना होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। चलो अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
देखो सेल है, ठीक है, बहुत सेल डिवीज़न होगा और बहुत सारे सेल फिर मिलेंगे तो टिश्यू बन जाएगा, उत्तक बन जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे टिश्यू जब मिलेंगे तो ऑर्गन बन जाएगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो सिस्टम बन जाएगा, और बहुत सारे सिस्टम जब मिल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पूरा बॉडी बन जाएगा। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सब सिस्टम मिला के हम क्या पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से तो बेसिकली सर आज हमको आप क्या पढ़ाने वाले हो, आप लोग ये सोचोगे। तो हम लोग जो सिर्फ आज पढ़ने वाले हैं ये सबसे छोटा इकाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। अब जो ये कोशिका है, देखो अब दो तरीके को कोशिका हो सकते हैं, एक तो एनिमल में हो सकता है और एक प्लांट में हो सकता है। क्या ये दोनों सेम है? जी, ये बिल्कुल सेम होता है, पर कुछ चीज़ में ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस को भी जानेंगे। और एक सेल के अंदर देखिए, ये सेल है, ये क्या है, एनिमल स्ट्रक्चर, मतलब एनिमल, जो हम लोग भी एक एनिमल में आते हैं, तो एक एनिमल का जो एक सेल होगा, जो सबसे छोटा इकाई होगा, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो मैं एक नॉर्मल आपको पहले बना के दिखाता हूँ। ये एक सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर से अंदर, ठीक है, इसके बाद आप पढ़ोगे क्रोमेटिन होगा, ठीक है, उसके क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें पढ़ोगे। तो ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जो भी संरचनाएं, छोटी छोटी चीज़ें होती, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स, वही चीज़ आपको यहाँ। तो एक बार बस आप एक नज़र डालो, ठीक है, ध्यान से। एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक कोशिकांग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स, और याद रखिएगा न्यूक्लियस जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है पूरे सेल में, मतलब सबसे बड़ा कोशिकांग है एक सेल में, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आया? हम लोग सबसे छोटी इकाई पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिकांग होता है, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया। तो ये सब जितनी चीज़ें वो हमको आपको आज पढ़ाना है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जम करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये याद रखिएगा, बोला जाता है कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है, ठीक है, क्या है हमारे बॉडी का, तो वो सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी आपने पढ़ा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो सेल का डिस्कवर किसने किया, तो याद रखिएगा ये सब डायरेक्टली पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको पूछे कि सेल का डिस्कवर किसने किया, तो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कैसे किया, तो याद रखिएगा, ओक का ट्री जो होता है, ओक का ट्री आपने सुना होगा, ठीक है, उसमें से उसका पार्ट एक लेके, ठीक है, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क को काटकर, ठीक है, माइक्रोस्कोप से सेल की खोज की। तो नंबर 1 क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। क्या चीज़ में की थी, तो कॉर्क को काटकर, ठीक है, कॉर्क को काटकर। ये कॉर्क उन्होंने कहाँ से लिया था, तो ओक ट्री से लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने खोज की। तो बट याद रखिएगा, जो सेल का जो इन्होंने खोज किया था वो नॉन लिविंग था, क्योंकि पेड़ से अगर किसी चीज़ को आपको काट के लेके आते हो तो मर जाएगा, ठीक है। तो जो पहला सेल का जो खोज हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखोगे, जो उन्होंने जो खोजा था वो नॉन लिविंग सेल था। सेल तो उन्होंने पहले खोजा, पर वो नॉन लिविंग सेल था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका मतलब डेड सेल की अध्ययन खोज की थी, ठीक है। उस टाइम मतलब माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप भी खुद से बनाया था। तो इस पेज में बस इतना याद रखना है कि किस तरीके से सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमें आज क्या पढ़ना है, हमें पूरा का पूरा सेल के बारे में पढ़ना है। सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। बट इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था, और इन्होंने क्या किया था, कॉर्क को काटकर उन्होंने उस सेल का बारे में खोज की थी, जो कि उन्होंने ओक ट्री से लिया था, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। चलो, तो जब हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया आपको कुछ इस तरीके से, देखो एक बेसिक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, पूरा का पूरा सेल का एक स्ट्रक्चर है। ये प्लांट सेल है, ठीक है। बाहर देखोगे तो सेल वाल, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। मान लो कि एक सेल है, ठीक है, ये सेल के बाहर इस तरीके से सेल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सभी बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो प्लांट सेल जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, मतलब उसमें सेल वाल भी होता है।
पर जो एनिमल सेल मतलब जो हम लोग हैं वो जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब पहला वाला जो आप ये मेम्ब्रेन देख रहे हो सेल वाल क्या होता है एनिमल में नहीं होता है। तो सेल वाल ठीक है समझ में आया। सेल वाल देख लो ये बेसिक किसका है प्लांट का क्या है आपका ये सेल का स्ट्रक्चर है ठीक है। तो ये हो गया सेल वाल। इसके अंदर ये जो देख रहे हो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति ठीक है। बाहर वाला को बोलते हैं सेल वाल को कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और ये जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब क्या है ये सब आपका ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, ये सब चीज़ समझोगे। ये सब क्या है सेल ऑर्गेनेल्स है ठीक है। तो अब इसमें भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ठीक है जो सिर्फ प्लांट में मिलेंगे ठीक है। तो वो सब मैं बताते हुए चलूंगा बट बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे जरूर पूछिए। तो आपने पढ़ा कि जो नॉन लिविंग सेल जो होता है ठीक है वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था रॉबर्ट हुक ने। तो लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो याद रखिएगा ठीक है। जैसे कि 1665 में याद रखिएगा 1665 में नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। बट जो लिविंग सेल है याद रखिएगा जो लिविंग सेल है वो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, तो वो एंटन वैन ल्यूवेनहुक। याद रखिएगा इनको ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। क्यों, तो इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल किया था। तो पहला सेल जो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था जो कि नॉन लिविंग सेल था। बट जो लिविंग सेल जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था एंटन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा। और वो जो लिविंग सेल था उन्होंने क्या में डिस्कवर किया था, तो याद रखना बैक्टीरिया के अंदर ही उन्होंने ये सेल डिस्कवर किया था और ये एक लिविंग सेल डिस्कवर किया था। तो यही लिखा हुआ है कि 1674 में ठीक है एवी एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने सजीव मतलब लिविंग सेल की खोज की। बैक्टीरिया में इन्होंने सजीव की कोशिका की थी, इन्हें बैक्टीरियोफाइलोलॉजी बोला जाता है। यहाँ से बस इतना याद रखना है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किनको बोला जाता है, तो ल्यूवेनहुक को बोला जाता है। इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था और इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, स्पर्म एंड प्रोटोजोआ का भी खोज एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया है ठीक है। कोशिका की संख्या, अब देखो कोशिका मैंने बोला एक सेल हो सकता है या बहुत सारे सेल हो सकते हैं। तो देखो कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही सेल होता है और कुछ जीव जो होते हैं जो जैसे कि हम क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही जीव होता है जैसे कि आपका एमाइबा हो गया, जिसके आपका प्लाज्मोडियम हो गया ठीक है, पैरामीशियम हो गया। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा जीव है जो सिंगल सेल से बना होता है मतलब सिंगल कोशिका से बना होता है और कौन सा ऐसा सेल है जो मल्टी सेलुलर होता है ठीक है। तो सबसे हम बात करते हैं कोशिका की संख्या नंबर ऑफ सेल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं ठीक है। कौन से बेसिस पे, सेल के बेसिस पे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म डेट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर सिंगल टाइप ऑफ सेल से जो बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया एमोइबा, याद रखिएगा पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो एमोइबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एंड पैरामीशियम, ये सब क्या है आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम खुद आएंगे मतलब एनिमल, हम लोग भी एनिमल है और प्लांट सेल जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। समझ में आया सिंगल सेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है। सो हमने देखा एवी ल्यूवेनहुक के बारे में, बैक्टीरिया के लॉजी के फादर ये बोले जाते ठीक है। आरबीसी, स्पर्म एंड प्रोटोजोआ का भी डिस्कवर इन्होंने ही किया था और इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ने देखा ठीक है। उसके बाद हम लोग आए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से या एक से ज़्यादा कोशिका से बने हुए, जैसे कि प्लांट हो गया ठीक है, एनिमल हो गया। हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम जो बने हुए हैं कोई एक सेल से नहीं बने हुए, बहुत सारे सेल से मिलके हम लोग बने हुए ठीक है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, दिस थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सेल्डन एंड स्वान। हमने आपको क्या बताया था कि दुनिया में जितना भी चीज़ें हैं ठीक है वो क्या से बना हुआ है, जितनी भी लिविंग थिंग है वो क्या से बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ है। बट एक्सेप्शन क्या है आपका,
जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है वो कौन है? आपका वायरस। ठीक है, वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है किसका? जीव मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का क्या है? वो बीच का चीज है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जो दुनिया में जितना भी चीज़ है वो क्या से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, जितना भी लिविंग थिंग है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी किसने दिया था? तो शेल्डन एंड स्वान ने। ठीक है, सभी जीवों का जो शरीर कोशिका और कोशिकांग से बना होता है, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, सबसे छोटा सेल अगर बोला जाए, सबसे छोटा अगर कोई सेल है पूरे दुनिया में तो क्या है? तो वो है आपका बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, और स्पेशली वो बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया। तो बोला जाता है कि दुनिया में सबसे छोटा सेल क्या है? तो एक बैक्टीरिया सेल है। और ठीक है, और वो बैक्टीरिया जो सेल है, ठीक है, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो है तो बैक्टीरिया जो सेल है उस सेल का नाम क्या है या उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया। या इसको क्या, ये तो नॉर्मल आपके बिहार वाले एग्जाम में मिल जाएगा ये नाम, और अगर रेलवे उल्वे का दोगे तो उसमें लिखा होगा PPLO, थोड़ा ये डिफिकल्ट पूछते हैं, पॉलीपेलेरो, ठीक है, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, PPLO, ठीक है, याद रखना PPLO, पॉलीप्लेरो न्यूमोनिया लाइक। ठीक है, यहाँ P साइलेंट है, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो सबसे छोटा जो सेल होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो में आपको याद हो जाए, वो है एक बैक्टीरिया सेल जिसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको समझाया था कि चलो इसको आगे हम देख लेते हैं। ये देख लो, वायरस के बारे में मैंने बताया था कि वायरस क्या है? वायरस इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, मतलब ये वायरस जो होता है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो अगर शरीर से बाहर रहे तो ये नॉन लिविंग थिंग होता है, और शरीर के अंदर आ जाए तो ये लिविंग थिंग हो जाता है, और सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब इक्यूरेटिक एंड प्रोकैरियोटिक हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट जो हम लोग कर रहे थे कि सबसे छोटा सेल क्या है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया। ठीक है, और बोला जाए कि सबसे बड़ा सेल, अगर धरती पे कोई सबसे बड़ा सेल है तो वो क्या का है? तो याद रखना ऑस्ट्रिच का जो एग है, ठीक है, सिंगल सेल का यहाँ बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिच का जो एग है, ठीक है, वो सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा सेल पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स अभी तक तो यूनिवर्स बोल सकते हो, दूसरी प्लेनेट में तो खैर अभी तक लाइफ मिला है नहीं है। तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, और सबसे बड़ा सेल अभी तक क्या है? तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। तो ये देखिए, ये माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम ही सबसे छोटा सेल है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा सेल है वो है आपका ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछे, अब ह्यूमन में आ जाते, ये तो हमने पूरा यूनिवर्स में देखा, अगर ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में जो सबसे बड़ा सेल है, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ आप ये काट दो। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा, सबसे बिग सेल, सबसे बिगेस्ट सेल क्या है? तो याद रखिएगा ओवा। ठीक है, जो आपका ओमेन में मिलता है। ठीक है, कितना? ओमेन में मिलता है, या इसको आप एग सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, एग सेल, ठीक है, ओवा या एग सेल। तो ह्यूमन में जो सबसे बड़ा, ठीक है, ओमेन भी ह्यूमन ही है, ठीक है, तो ओवा जो है वो सबसे बड़ा सेल है, ओवा को हम लोग एग सेल बोलते हैं। ठीक है, वही अगर पूछा जाए, ठीक है, कि ह्यूमन में सबसे छोटा सेल कौन है? ठीक है, छोटा सेल कौन है? तो वो जो है आपका मेल में जो स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, ये सबसे छोटा सेल है। और इसको घुमा के पूछ ले कि ह्यूमन में जो सबसे बड़ा, ठीक है, गेमेट सेल कौन सा है? गेमेट सेल मतलब क्या? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो प्रजनन तंत्र में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो तभी भी क्या होगा? सबसे बड़ा गेमेट सेल बोले या सबसे बड़ा सेल बोले ह्यूमन में, तो वो आपका ओवा होगा या एक सेल होगा, दोनों सेम चीज है। या मेल में अगर बोले कि सबसे छोटा गेमेट सेल या सबसे छोटा सेल ह्यूमन में क्या है, तो वो स्पर्म होगा, तो ये दोनों सेम होगा। बट अब यहाँ याद रखना, अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, तो याद रखोगे नर्व सेल, ठीक है, या न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट गेमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या बोलोगे? ओवा बोलोगे। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, आरबीसी नहीं बोलोगे। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या बोलोगे? आप स्पर्म सेल बोलोगे। और स्मॉलेस्ट गेमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी भी क्या बोलोगे? स्पर्म बोलोगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ आरबीसी आपको याद नहीं रखना, यहाँ मैंने लार्जेस्ट हटा दिया। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, सबसे लंबा अगर कौन है तो वो न्यूरॉन है। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? तो एग है या ओवा होगा वहाँ लिखा हुआ। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? तो वो है आपका स्पर्म। ठीक है, याद है। और सबसे लॉन्गेस्ट क्या है हमारा? ठीक है, तो ये है आपका, ये देख लो, ये नर्व सेल है। ठीक है,
और पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच का एक है। सबसे छोटा कौन है सबसे यूनिवर्स में? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ने बात किया ऑर्गेनिज्म दो तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगल सेल वाला हो सकता है या डबल सेल वाला होता है, उसका हमने एग्जांपल देखा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल। बेसिकली सेल के बेसिस पे, तो आखिर सेल भी दो तरीके के सेल होते हैं। एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। सेल का मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया था? इस तरीके से एक सेल होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो याद रखिएगा दो तरीके का सेल होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब होता है प्रो, मतलब ये क्या है कि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, या ऐसा बोल सकते हो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट है, या न्यूक्लियस जो है अनडेवलप्ड है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, या प्राचीन है। ठीक है, मतलब पहले है, अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है। तो सिंपल याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रो मतलब मीन्स होता है प्राचीन। ठीक है, और यूकैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। सिंपली याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या है? जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा या न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होगा। और इसमें जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, जो हमने आपको कोशिकांग बताए थे, जिसके हमने क्या बताया था आपको, जो सेल ऑर्गेनेल्स बताए थे, वो भी इसमें नहीं पाए जाते। मतलब मेनली जो इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये खुद में पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है, तो ये बाकी सब कहाँ से होगा? तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? यहाँ में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? नॉट डेवलप लिख सकते हो, या टोटली पूरी तरीके से अनडेवलप्ड है वो। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रखना है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी से सब नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, इसमें जो डीएनए होते हैं ये क्या होते हैं? आपके सर्कुलर होते हैं, बट इसमें जो होते हैं आपके ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। बाकी वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैच्योर होता है, वेल डेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, चलो अब हम लोग बात करते हैं, जो हमने पहला पिक्चर देखा था, सबसे पहला पिक्चर, अगर ये सेल है, ठीक है, सेल का जो सबसे बाहर वाला जो सेल, ये मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोशिका भित्ति। और जो अंदर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल में क्या होता है कि जो सेल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बट प्लांट सेल में कहाँ से? यहाँ से। मतलब बाहर में क्या था आपका? ये सेल वॉल है, उसके बाद जो ये लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में आपका एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोशिकांग हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल क्या है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर आप पढ़ोगे कि अब जो मेरी बातें नहीं है बार बार सुनो। ठीक है, जितनी बार ध्यान से सुनोगे ये उतना दिमाग में बैठेगा, और जितना ये बैठ गया तो मतलब चीज़ें आपको क्लियर हो गया। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे हम लोग क्या है? डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखेंगे क्रोमेटिन का एक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम में देखोगे फिर आपको जीन मिलता है। उसी तरीके से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड प्लास्टिड। एक बार मैं जल्दी से इसको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको समझ में रहे। ठीक है, बेसिकली देखो ये सेल था हमारा। अब हम लोग ये जो छोटा छोटा चीज़ है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इसी तरीके से राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, अब इन सब के बारे में पढ़ना। और ये पूरा क्या है? एक सेल है। ठीक है, चलो एक चीज़ और देख लो, हमने क्या बताया था? दो तरीके का सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है? जो पूरी तरीके से डेवलप होता है। क्या उसमें डेवलप होता है? न्यूक्लियस डेवलप होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो थोड़ा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, देखो ये वाला एग्जांपल इसका है, ठीक है, गलती हो गया यहाँ, और ये वाला एग्जांपल इसका है। ठीक है, तो देखो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या है कि न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। ठीक है, और ये क्या है आपका? यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या है? पूरी तरीके से न्यूक्लियस डेवलप। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये सब जो है क्या है आपका? क्या है? यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। उसी तरीके से अगर आपको
प्रोकैरियोटिक सेल का अगर पूछे एग्जांपल तो याद रखिएगा बैक्टीरिया एंड आर्किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया एंड आर्किया क्या का एग्जांपल, इसमें किस तरीके का सेल होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। वही प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल, ये सब कुछ टाइप के सेल से बने हुए हैं, तो ये बने इक्वेटिक सेल। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और न्यूक्लियस है, ठीक है, सब चीज़ है इसमें, ठीक है, ये चीज़ है। बट इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, इसलिए इसको यूनिवर्सल कोशिकांग या यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और आपका यूकेरियोटिक सेल में भी होता है, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको सब चीज़ समझ में आ गया था। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जो सेल का जो पहला पार्ट होता है वो होता है सेल। मतलब अगर ये सेल है तो सबका इसका बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल या कोशिका भित्ति। याद रखिएगा सेल वाल जो होता है ओनली फाउंड इन प्लांट, मतलब ये सिर्फ प्लांट में मिलता है, मतलब प्लांट का जो सेल होता है उसमें ही सेल वाल मिलता है, ठीक है, ये एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है तो याद रखिएगा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है और यह साथ के साथ यह सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो कि ये क्या है, प्लांट में मिलता है, तो देखोगे जो बाहर का जो इसका पार्ट होता है, ठीक है, वो सेल वाल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सिर्फ प्लांट में मिलता है, मतलब जो कोशिका भित्ति जो है सिर्फ प्लांट में मिलता है, ठीक है। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है इसको धूप से, बारिश से, ठीक है, या बाहर का कोई भी जो ऐसी चीज़ जो इसके अंदर का जो सेल है उसको बर्बाद कर सकता है, इसीलिए क्या होता है, इसका सेल वाल होता है। बट ये एनिमल में नहीं होता है। और इसे सोच भी सकते हो, जब अगर बारिश धूप आता है तो हम अपने आप को छुपा सकते हैं, ठीक है, बट ये नहीं छुपा सकते। तो मान लो कि ये मदर नेचर का एक गिफ्ट है इनके लिए, ठीक है। यह कोशिका को निश्चित शेप देती है, ये सब चीज़ आप समझ सकते हो प्लांट। और याद रखिएगा वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सेल वाल जो बना होता है क्या से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। इसी तरीके से सबका आएगा जो जिस में सेल वाल होता है, तो याद रखिएगा सेल वाल किस किस चीज़ में होता है, मैं ऐसे आगे ये आएगा, ठीक है। आपका प्लांट में मिल जाएगा, बैक्टीरिया में मिल जाएगा, फंगी में मिल जाएगा। तो जो प्लांट में जो सेल वाल बना होता है वो बना होता है सेलुलोज से। और सेलुलोज की अगर आपको पता हो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग पढ़ेंगे, सेलुलोज बेसिकली एक शुगर है। शुगर मतलब क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा। तो पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलोज जो है क्या का पॉलीमर है, तो याद रखिएगा बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के सेलुलोज बनता है। और यहाँ हमें क्या याद रखना है कि प्लांट का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखिएगा। किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड। ये जल में घुलनशील नहीं होता और इसमें वाटर भी नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का या शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है, ON, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, आगे आप देखोगे। सेलुलोज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इसका। बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। अब हमने प्लांट का देखा, देखो इस बारी मेंस में दरोगा का अगर मेंस में अगर आपने दिया होगा तो फंगस का सेल वाल पूछा था, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है, या पैक्टिन भी सिर्फ लिखा हुआ आ सकता है, पैक्टिन, ठीक है, क्या, पैक्टिन, ठीक है, या पेप्टिडोग्लाइकोन। तो पेप्टिडो मतलब होता है, पेप्टिडो मतलब यहाँ होता है आपका प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोन मतलब होता है यहाँ कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है कि प्रोटीन क्या से मिलके बना होता है, तो 20 अगर एमिनो एसिड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कितना एमिनो एसिड मिलाते हैं तो एक प्रोटीन बनता है, तो 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड अगर मिला देते हैं तो प्रोटीन बनता है, ये आपको पता होगा। यहाँ सिंपल इतना याद रखना है कि जो प्लांट का जो सेल वाल बना होता है वो बना होता है आपका सेलुलोज से, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और आपका जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल बना होता है वो पैक्टिन से बना होता है या पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकोन मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझ में आया ये सब चीज। इंसेक्ट का सेल वाल काइटिन से बना होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या डील किया, प्लांट, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या डील किया, बैक्टीरिया, और अब हम लोग डील कर रहे हैं क्या, इंसेक्ट। तो प्लांट का क्या था, सेलुलोज का सेल वाल होता है, बैक्टीरिया का पैक्टिन या पेप्टिडोग्लाइकोडिन, ठीक है, ग्लाइकोडिन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन, ठीक है, या पैक्टिन। और जो इंसेक्ट का होता है वो इंसेक्ट क्या कर देता है, काट लेता है आपको, तो काइटिन का बना होता है। और इस बार मेंस में पूछा था कि जो फंगी होता है, फंगी, ठीक है, फंगी जो होता है उसका सेल वाल क्या से बना होता है, तो काइटिन से बना होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। और प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वाल होता है। बट जो एनिमल सेल जैसे कि हम लोग है, हमारा आउटर लेयर सेल वाल नहीं होगा, ठीक है, हमारा आउटर लेयर जो होगा वो क्या होगा,
आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्लांट में क्या होगा, पहला सेल वॉल होगा, उसके बाद दूसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, ये चीज़ इसमें दोनों होता है। चलो वह अब देख लो, सेल वॉल वही लिखा है, दिस इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी। याद रखिएगा तीनों में सेल वॉल या कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, ह्यूमंस में नहीं होती है। सेल वॉल ऑफ ए प्लांट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल ऑफ, देखो इतने बेहतरीन तरीके से हर मतलब 3-3 जगह से मैंने आपके लिए चीज़ें कलेक्ट की है, ठीक है। एक तो ये मैंने वीडियोस देखा बहुत पहले, जब मैंने देखा था ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, प्लस ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर हैंड रिटन, फिर कुछ पॉइंट्स जो मुझे लूसेंट में मिला उसको भी मैंने इंक्लूड किया, बट लूसेंट आपको एक बार पढ़ना है, आपको बहुत ईजी लगेगा अब, ठीक है। सेल वॉल ऑफ ए बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, ठीक है, और सेल वॉल बैक्टीरिया पैक्टिन से बना होता है, सेल वॉल ऑफ फंगल काइटिन से बना होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेलुलोज से बना होता है, और सेल वॉल ऑफ इंसेक्ट काइटिन से बना होता है। वो सब चीज़ मैंने आपको, क्या काम होता है इसका, तो प्रोटेक्शन टू सेल, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये सब चीज़ से हेल्प करता है, ठीक है, बाहर वाला लेयर है। अब हम लोग आते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। फिर से मैं बताता हूँ, ये अगर एक सेल है तो सेल का बाहर वाला सबसे पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। इसका जस्ट एक अंदर में, इसकी जस्ट इसके बाद आता है, ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एनिमल में होता है, एनिमल का ये पहला लेयर होता है और प्लांट का ये दूसरा लेयर होता है। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड। अब यहाँ ध्यान से समझना कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली जो है, क्या से बना होता है, फोस्फोलिपिड से। फोस्फोलिपिड मतलब होता है आपका प्रोटीन प्लस फैट से बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है, अब ये जो आपका सेकेंड वाला लेयर है, ठीक है, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमिएबल मतलब होता है कि जो चीज़ सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वही ये अंदर आने देगा, बाकी सबको ये अंदर घुसने ही नहीं देगा। तो यही लिखा हो कि सेमी परमिएबल होता है, क्या होता है, मतलब बाहर से सेल के अंदर मॉलिक्यूल को आने जाने से रोकता है, जो सेल के लिए हानिकारक होता है उसे कोशिका में प्रवेश नहीं करने देता है, ठीक है। याद रखिएगा फोस्फोलिपिड क्या से बना हुआ होता है, तो प्रोटीन एंड फैट से, और ये फोस्फोलिपिड क्या है, तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। ये चीज़ें लिखा हुआ है, और इसका जो किसने ये थ्योरी दिया था, मतलब किसने बताया था फोस्फोलिपिड या सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था। और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फ्लूइड मोसेक मॉडल। क्या बोला जाता है, फ्लूइड मोसेक, मतलब ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सेकेंड वाला प्रोटीन फैट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोसेक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में, तो यहाँ से बस इतना याद रखना है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। ये मेल बोल रहा हूँ, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और इसको किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया गया था, और इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोसेक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल के लिए तो सबसे बाहर है, बट दूसरा सरफेस है किसके लिए, प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया के लिए। हिंदी में भी लिखा हुआ है बट मैं समझा रहा हूँ दोनों तरीके से, ठीक है। और ये क्या से बना होता है, तो लिपिड एंड फैट से, मतलब लिपिड मतलब फैट ही होता है, ठीक है। लिपिड को हम लोग फैट बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन से। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, मैंने जो बताया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेल में आने देगा या एक सेल से दूसरे में ये जाने देगा। द सेल मेम्ब्रेन टेंड्स टू सेमी परमिएबल, बट ये याद रखिएगा ये सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति सबसे पहला होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली आता है। बट जो एनिमल सेल है, जो हम लोग है, इसमें डायरेक्टली सेल वॉल नहीं होता है, हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। जैसे मान लो धूप आ गया, बारिश आ गया, तो हम लोग तो घर में चलाते हैं ना, तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। ये सब देखो मदर नेचर कितना पावरफुल है, और सोच सोच के सब चीज़ देती है। एनिमल के आउटर लेयर क्या होता है, सबसे बाहर वाला जो हमारा होता है वो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, डेट मीन सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हम लोग आते हैं, देखो हमने अब जो हम लोग देखा, हम लोग ने क्या पढ़ा, अब सेल का सबसे बाहर वाला पार्ट हम लोग ने सेल वॉल पढ़ा, उसके बाद जो सेकेंड वाला लेयर था वो हमने क्या था, हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर है, ठीक है, न्यूक्लियस, यहाँ है आपका प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत सारे कोशिकांग है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड, ये भी एक क्या है, कोशिकांग है, ये भी क्या है, एक क्या है, सेल ऑर्गेनेल से। सबसे पहले याद रखिएगा जो प्लास्टिड है, नाम भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्लास्टिड जो होता है ओनली आपका
क्या में मिलता है आपका, ये प्लांट में मिलता है, ठीक है। और याद रखिएगा किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था प्लास्टिड, तो ये किया गया था हैकेल के द्वारा, जिसका नाम है पूरा, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। क्या है इनका पूरा नाम, अर्नेस्ट हैकेल, याद रखिएगा, ठीक है। और अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, जैसा कि नाम इनका अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने ही एक वर्ड दिया था जो हमेशा पूछ लिया जाता है, इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तो आपको पूछेगा कि इकोलॉजी जो वर्ड है किनके द्वारा दिया गया था, हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। चलो ये एक अलग बात था, क्वेश्चन पूछा गया था, हमने बता दिया। अब प्लास्टिड पे आते हैं, जो कि एक सेल ऑर्गेनल्स है, लवक या वर्णक है, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, हैकेल ने किया था। याद रखिएगा ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये प्लांट में रंग प्रदान करता है, प्लांट का कलरिंग पार्ट है। प्लांट में जो कलर होता है, स्पेशली जो ग्रीन कलर जो दिया जाता है प्लांट में, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका ग्रीन कलर हो गया, और भी बहुत सारे कलर हो गया, ठीक है। जो कलर जो दिया जाता है वो प्लास्टिड के द्वारा ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा जैसा कि हमने बोला कि ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, बट युगलीना, आपने पढ़ा होगा युगलीनिया, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो इसमें प्लांट का भी कैरेक्टर होता है और एनिमल का भी कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि युगलीना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लास्टिड मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। समझ में आया, याद रखना प्लास्टिड जो है सिर्फ क्या में मिलता है, प्लांट में मिलता है। किसने डिस्कवर किया था, हैकेल ने किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। और ये मेनली इसका काम क्या है, तो ये कलर प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। अब ये क्या होता है, 3 तरीके का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप युगलीना के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। युगलीना क्या है, ये प्लांट और एनिमल के बीच का ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, अपना खाना खुद बना लेता है, इसीलिए इसको प्लांट के अंदर भी रखा जाता है। और कुछ कैरेक्टर इसके ऐसे हैं जो एनिमल वाले हैं, ठीक है, हमारे जैसे वाले हैं, इसीलिए इसको एनिमल और प्लांट के बीच का रखा जाता है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखो, एक एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 3 तरीके का प्लास्टिड्स होते हैं, जिसको सबसे पहला जो प्लास्टिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। मेनली प्लांट के लीफ में पाया जाता है, जो पत्ते होते हैं उसमें मेनली ये पाया जाता है। और याद रखिएगा जो ग्रीन कलर जो प्रोवाइड होता है लिप्स में, ठीक है, या ग्रीन कलर जो आप देखते हो किसी प्लांट में, वो किस कारण होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। मैंने क्या बताया था, प्लास्टिड का काम क्या है, ये कलर प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। तो इसमें जो पहला 3 टाइप का प्लास्टिड होता है, जो पहला है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। याद रखिएगा क्या होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इसके प्रेजेंस में ही प्लांट अपना खाना बनाती है। तो इस क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें क्यों एक पिगमेंट होता है, और मेनली ये कहाँ होता है, तो लिप्स में होता है। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसके ही प्रेजेंस में जो है क्या करती है, जो पौधा जो है वो खाना बनाती है। अब वो कैसे बनाती है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस आपने प्रोसेस पढ़ा होगा। हम लोग H2O, CO2, H2O कहाँ, वो जड़ से पानी ले लेता है कोई पेड़, CO2 हम लोग वातावरण से मिल जाता है, सनलाइट ऊपर से आता है। और ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये पत्ते पे रहता है। अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है। उसके बाद ये रिएक्शन होता है जिससे हमारा क्या बनता है, ये शुगर बनता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि खाना बन जाता है और उन लोग यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट। और ये वाला जो चीज़ है हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये खाना खुद के लिए बना रही है, ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए बना रही थी ऑक्सीजन, ठीक है। खाना उन्होंने खुद बनाया और हमारे लिए उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया। तो ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा कि जो आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट, ये 2 मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ठीक है। एक मेम्ब्रेन का नाम होता है आपका, ठीक है, ग्रेना, 2 मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन से बने होते हैं। आप ये एक बार जरूर लूसेंट पढ़ लेना, आपको बहुत ईजी लगेगा। एक जो होता है ग्रेना, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो ये जो ग्रेना जो है, ग्रेना के अंदर क्या होता है, आपका थाइलोकोइड होता है, ठीक है, थाइलोकोइड, ठीक है। और ये थाइलोकोइड ही जो होता है ये क्या कंटेन करता है, आपका क्लोरोफिल। तो मैंने क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है 2 मेम्ब्रेन से बने होते हैं। एक को बोलते हैं ग्रेना, GRANA ग्रेना, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा, STROMA। तो ये जो ग्रेना जो होता है ये क्या कंटेन करता है, इसके अंदर एक थाइलोकोइड होता है, और थाइलोकोइड के अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है। इसीलिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इवन लूसेंट का
आपका जो ऑब्जेक्टिव उसमें भी मिलेगा ये, ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है अब, कि जो साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया होगा ऑप्शन में, वहाँ दिया होगा आपका थाइलोकोइड, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रोमा क्या है, तो स्ट्रोमा क्या होता है याद रखिएगा, ये एक मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स मतलब एक लिक्विड होता है जो फोटोसिंथेटिक इंजाइम्स की रखता है। फोटोसिंथेटिक क्या होता है, इंजाइम्स इसके अंदर रखता है, ठीक है। बस इतना आप एक बार देख लेना, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है ग्राना, एक होता है स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर थाइलोकोइड होता है और थाइलोकोइड क्या करता है, क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, इसीलिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं वो थाइलोकोइड को बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा क्या होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब लिक्विड जो फोटोसिंथेटिक इंजाइम क्रिएट रखता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब याद रखो कि जो पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, कौन सा धातु होता है, तो याद रखना मैग्नीशियम जो प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल में होता है। उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट को मैंने पहले ही बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। क्यों किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है, आपने अभी देखा, क्योंकि ये क्या बनाता है, पूरे पौधे के लिए खाना बनाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ल्यूकोप्लास्ट। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, प्लास्टिड का भाग, दूसरा क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये रंगहीन कलरलेस होता है, यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, जड़ों में पाया जाता है। यह भोजन को संग्रह करने का काम करता है जब धूप नहीं निकलती है। देखो ये जो ल्यूकोप्लास्ट, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या, ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस पार्ट होता है जितना भी पौधे का, वो जो कलरलेस मतलब जो कलर प्रोवाइड किया जाता है, और कलरलेस जो उसका मतलब जो जड़ हो गया, ये सब क्यों होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता। और ये क्या करता है, तो याद रखिएगा ये फूड को स्टोर करके रखता है, किसके लिए, तो पूरे प्लांट के लिए। मान लो कि रात को या कभी ऐसा हो जाए 10 दिन 12 दिन क्या हो गया, सूर्य नहीं निकल पाए, तो उस समय फूड वो कहाँ से लेगा, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको कनेक्ट करवा दे रहा हूँ आपको, कहाँ, ह्यूमन, हमारे अंदर क्या होता है, हम भी कुछ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है वो, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ भी खा लें, स्टार्च खा लें, कुछ भी खाएं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, ठीक है। ऐसे स्टार्च तो हमारे अंदर मतलब सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। चलो ठीक है, मान लो हमने चावल खाए, ठीक है, चावल बाद में कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें वो टूटा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है, ठीक है, बाद में वो किस फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। और कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। सुनते हुए चलना, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, सब क्वेश्चन से। बट वही अगर प्लांट का बात बोले तो स्टार्च के फॉर्म में। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होता है वो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होता है, और वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो हम नहीं भी खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा कहाँ से, फिर लीवर ग्लाइकोजिन फिर से क्या, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसमें मैं बताऊँगा। और यहाँ जो होता है आपका ये स्टार्च के फॉर्म में, जिसका उपयोग भोजन में करते हैं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ लिया, ऊपर क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। अब होता है क्रोमोप्लास्ट। देखो ग्रीन कलर मुझे हमें मिला किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। उसके बाद हमें कलरलेस वो कहाँ से मिला, तो वो मिला हमें ल्यूकोप्लास्ट के कारण। अब ग्रीन को छोड़ के जितने भी कलर होंगे, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि लाल कलर जो होता है एप्पल का, वो क्यों होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। जो रेड कलर जो होता है आपका टमाटर का, वो क्यों होता है, तो ल्यूकोपिन के कारण होता है। तो ये जितने भी पिगमेंट है, डिफरेंट कलर के पिगमेंट, ये कहाँ आपको मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको क्रोमोप्लास्ट में। तो ग्रीन रंग को छोड़कर बाकी सारा रंग क्रोमोप्लास्ट देता है, क्योंकि इसके पास सारे पिगमेंट होते हैं, ठीक है। चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है। येलो कलर वाला जो पिगमेंट होता है उसको हम लोग ज़ेंथोफाइल बोलते हैं। तो येलो कलर, सनफ्लावर का जो येलो कलर होता है वो कौन सा पिगमेंट के कारण होता है, तो ज़ेंथोफाइल पिगमेंट के कारण होता है। टोमेटो का रेड कलर ये ल्यूकोपिन के कारण होता है। कैरोट का रेड कलर जो होता है आपका कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का जो कलर होता है विटामिन पिगमेंट के कारण। तो ये जितने भी पिगमेंट है किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा गया था कि पौधों में पाए जाने वाला, ठीक है, नीला, बैंगनी या लाल, ठीक है, फेलोनोवाइड वर्णक के कारण होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। या एग्जाम में देखो इस तरीके से क्वेश्चन था कि पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल जो है, ठीक है, ये
नाइट वर्णक के कारण, वर्णक मतलब होता है पिगमेंट के कारण, अगर ये नहीं दिया होगा तो याद रखिएगा उसके जगह ये जरूर दिया होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है ये सब चीज़, ठीक है। जैसे कि एंथोसाइनिन में जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चुकंदर आदि में पाया जाता है, ये पिगमेंट पाया जाता है। याद रखें एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है ये सब चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगा, जैसे कि अगर एप्पल में एप्पल का लाल कलर क्यों है तो एंथोसाइनिन के कारण है, ठीक है। टमाटर का लाल कलर क्यों है तो ल्यूकोपिन के कारण है। कैरोट का रेड और ऑरेंज जो कलर होता है वो क्यों है तो कैरोटीन के कारण है। चुकंदर का जो कलर होता है उसका वो किस कारण है तो बेटानिन पिगमेंट के कारण है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, वो है कोशिकांग जो है हमारा, वो है सेंट्रोसोम, याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रोसोम जो होता है ओनली एनिमल सेल में मिलता है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रोसोम जो है, ठीक है, तारककाय जिसको बोलते हैं, बेटर होगा आप इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय बोबेरी, ठीक है, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, और इसका काम क्या होता है तो जो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है उसमें ये सहायक होता है। और ये कहाँ मिलता है तो अगेन ये सेल में मिलेगा, ठीक है, और कौन से सेल में तो एनिमल सेल में मिलेगा। और ये नियर बाय केंद्रक होता है, केंद्रक मतलब होता है आपका न्यूक्लियस के सामने होता है, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे सेल में, ठीक है, पूरे सेल में जो सबसे बड़ा वाला पार्ट या सबसे बड़ा कोशिकांग या सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब याद रखिएगा न्यूक्लियस जिसको केंद्रक भी बोलते हैं या नाभिक बोलते हैं, प्रेजेंट इन बोथ, ये प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल भी होता है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, सबसे बड़ा कोशिका कोई कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनल्स है सेल का तो वो क्या है आपका न्यूक्लियस है। डिस्कवर्ड किसने किया था याद रखिएगा, सेल का अगर डिस्कवर बोले, ठीक है, पहला डिस्कवर अगर लिविंग सेल दिया हो या सिर्फ सेल दिया हो तो कौन होगा आपका, सॉरी सेल सिर्फ दिया हो या आपका डेड सेल दिया हो, ठीक है, तब आप क्या मारोगे, आप मारोगे क्या मारोगे रॉबर्ट हुक। बट अगर लिविंग सेल दिया होगा तब आप मारोगे क्या एंटन वैन ल्यूवेनहुक। तो ये हो गया सेल का बात। और सेल का अगर न्यूक्लियस का बात आ जाए कि न्यूक्लियस का किसने डिस्कवर किया था तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर दूं कि एटम का न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा वो किसी और ने किया था, ठीक है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिएगा ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का जो ब्रेन है किसको बोला जाता है या मैनेजर ऑफ द सेल किसको बोला जाता है तो याद रखिएगा किस कोशिकांग को बोला जाता है, किस सेल ऑर्गेनल्स को बोला जाता है तो वो है आपका न्यूक्लियस को ही बोला जाता है। क्योंकि सेल में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण मतलब ऑल दी एक्टिविटीज रिलेटेड टू जो सेल है वो कौन टेक केयर करता है तो वो है आपका न्यूक्लियस ही करता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या बोला जाता है तो याद रखिएगा क्रायोलॉजी। बहुत लोग ये गलती करते हैं, याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं क्रायोलॉजी बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ ये और याद रखिए जो आरबीसी होता है, ठीक है, अगर आपको पूछे कि जैसे हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोलते हैं इसको, क्या आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है तो याद रखिएगा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए हम लोग एग्जैक्टली हमेशा सेल नहीं बोलते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो पूछा जाएगा कि आरबीसी में ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, 2-3 चीज़ तो याद रखिएगा जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और प्लांट में भी जो सीव सेल होता है याद रखिएगा सीव सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग है, इसको ही हम लोग ब्रेन या मैनेजर ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। न्यूक्लियस का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं तो क्रायोलॉजी बोलते हैं। किसने डिस्कवर किया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो न्यूक्लियस है वो आरबीसी में नहीं मिलता है, ठीक है, और मतलब एनिमल में, और जो प्लांट में कहाँ नहीं मिलता है तो सीव सेल में नहीं मिलता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गया आपको। स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस क्रायोलॉजी मिलता है, ठीक है, ये हम लोग ने कर लिया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर मैं ये सेल बनाता हूँ, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। वो भी 2 तरीके का होता है, एक होता है डीएनए, ठीक है, और एक होता है आपका आरएनए। एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी मतलब 2, ठीक है। न्यूक्लियस में अंदर लिक्विड द्रव्य होते हैं जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब एक चीज़ समझ जाओ कि जो अगर ये मैं एक सेल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के बाहर जितना भी जगह है इसमें अगर जो लिक्विड है इसको हम लोग बोलते हैं क्या
साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के बाहर जितने भी लिक्विड है और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इन दोनों को जब मिला देते हैं तब ये क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ऐसे आगे आप दिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लिखा हुआ है आपके लिए, बट अभी के लिए आप समझ दो। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड द्रव्य होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऑन तो किया था, लेट मी चेक। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि पूरा रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड ही नहीं होता, मतलब आप समझ नहीं सकते हो क्या फीलिंग होता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड द्रव्य होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय द्रव्य कहते हैं। ये हो गया आपका एक, मान लो न्यूक्लियस में सेल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। सेल के अंदर आप जो ये सब देख रहे हो, ये बूंदे बूंदे जो देख रहे हो, ये क्या है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये जो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन। हम अभी पढ़ेंगे क्या है क्रोमेटिन। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस जो होता है ये दो मेम्ब्रेन से ऐसे बंधा होता है, और जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया अंदर जो पानी, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्रोमेटिन है, ये एक न्यूक्लियोस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोस होता है, ठीक है। और क्रोमेटिन ये क्रोमेटिन क्या है, तो एक बार ध्यान से समझ लो। क्रोमेटिन जो होता है, ठीक है, क्रोमेटिन जो होता है क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जिसमें आपको क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है। और उसी क्रोमोसोम में क्या होता है आपका, उसी क्रोमोसोम में क्या लगा होता है आपका, आगे देखेंगे डीएनए लगा होता है। चलिए आगे देखिए। तो न्यूक्लियस का पहले हम लोग बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस का एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1838, ठीक है। डीएनए और आरएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए और क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा डीएनए तो एग्जैक्टली न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, बट जो आरएनए है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर भी होगा, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब जो आपका मैंने साइटोप्लाज्म बताया था, मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पानी है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म होता है, उसमें भी आरएनए मिलता है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए क्रोमोसोम फाउंड इन इट, हिंस इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ हेरिडिटी किसको बोला जाता है, ठीक है। आनुवांशिकता का केंद्र कहाँ है, कहा जाता है किसको, आपको याद रखिएगा न्यूक्लियस को, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद कॉल ब्रेन मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सेल है, ठीक है। सेल से मैंने आपको यहाँ न्यूक्लियस निकाल दिया, ठीक है, न्यूक्लियस निकाल दिया। और न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रोमेटिन होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन अगर इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रोमेटिन इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इस पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में क्या लगा हुआ है, डीएनए लगा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार फिर से करते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को अगर आप काटते हो तो फिर आपको दिखाई मिल जाएगा आपको क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे आपको क्या मिलता है, डीएनए, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस को सेंटर ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, सब लिखा हुआ है हिंदी में भी, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम का बात करते हैं, उसी में हम लोग क्रोमेटिन भी कवर कर लेंगे। तो क्रोमोसोम जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था वेल्डेयर के द्वारा। देखो ये जो क्रोमोसोम ये सब जो लिखा हुआ है, किसने क्या डिस्कवर किया, इसको एक अलग सेपरेट पेज में लिख लेना, ठीक है। तो क्रोमोसोम वेल्डेयर के द्वारा किया गया, ठीक है। केंद्रक में जो मतलब न्यूक्लियस में जो पानी होता है या द्रव्य होता है, लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। ये जिसे मैंने बोला ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या आपका क्रोमेटिन है, ठीक है, क्रोमेटिन कहते हैं। यही क्रोमोसोम का निर्माण होता है, और इसी में क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है, जो मैंने समझाया वही है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या से बना होता है, तो याद रखिएगा डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन से बना होता है। ये सब पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि क्रोमोसोम क्या से बना होता है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है, आपको पता होना चाहिए। जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमेटिन में पाया जाता है, वो हमेशा पेयर में होता है। हम में कितना है, 23 पेयर है, मतलब हमारे में कितना है, 46 टोटल क्रोमोसोम, पर ये हमेशा पेयर में होता है। मतलब हमारे बॉडी में एक जो मतलब जो पेयर में होगा, जो क्रोमोसोम जो होगा हमेशा पेयर में होगा, हम में नहीं, मतलब सब जंतुओं में क्या होता है, पेयर में होता है। तो हमारा क्या है, 23 का पेयर है, ठीक है। क्रोमोसोम कब विजिबल होगा, जब सेल का जब डिवीजन होगा, ठीक है, क्योंकि क्रोमेटिन के अंदर होता है, सेल का जब डिवीजन होगा तब हमें क्रोमोसोम दिखाई मिलता है। तो वही लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देती है। क्रोमोसोम के ऊपर
जीन लगे होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझा था। जीन की खोज किसने की थी, या जीन का जो शब्द है वो पहली बार किसने वर्ड ये यूज़ किया, तो याद रखना जोहानसन। ये पूछा जाएगा जीन शब्द का वर्ड, जीन जो वर्ड है फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, तो जोहानसन ने यूज़ किया था। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा दिया, पूरा का पूरा वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ जीन क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, किनको बोला जाता है, तो गेर्गर मेंडल को बोला जाता है। किसको, गेर्गर मेंडल को बोला जाता है। जीन जो है, ठीक है, जीन क्या है, एक जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है, मतलब मदर से, ठीक है, जो बेबी में जाता है उसका वो जो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है कौन करता है, तो वो जीन ही करता है। ठीक है, जीन कहाँ होता है, क्रोमोटिन के अंदर होता है। सॉरी, जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे होता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है, क्रोमोटिन में होता है। और क्रोमोटिन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य में गोल आकार की रचना होती है जिसे न्यूक्लियस, मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोस होता है। ठीक है, केंद्रिका जिसको हम लोग न्यूक्लियोस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस आरएनए एंड प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। तो अगर आपको पूछे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियोस मिलता है, केंद्रिका मिलता है, वो क्या काम होता है, तो याद रखिएगा उसका काम होता है आरएनए एंड प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस उसमें क्या मिलता है, आपका आरएनए भी मिलता है और डीएनए भी मिलता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है याद रखिएगा न्यूक्लियोस के द्वारा होता है। और जब कोशिका का विभाजन होगा, मतलब सेल डिवीजन होगा, तो जो सबसे पहले जो डिवीजन होगा पूरे सेल में वो किसका होगा, आपको याद रखिएगा वो न्यूक्लियस का ही डिवाइड होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब सेल डिवीजन होगा वो न्यूक्लियस का होगा, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस का जो काम है वो क्या है, आपका आरएनए एंड प्रोटीन बनाना न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। जीन को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीकल ऑफ हेरिडिटी किसको बोला जाता है, तो व्हीकल ऑफ हेरिडिटी जो बोला जाता है, सिंपल कैरेक्टर को जो ट्रांसफर करता है, तो जीन को ही व्हीकल ऑफ हेरिडिटी या अनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ गुणसूत्र देख लो जो क्रोमोसोम, जैसे कि मटर में 3 पेयर में होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आप मुझे याद कर, ये देख के जरूर देख लेना। कबूतर का पूछा गया कि कितना होता है। ठीक है, आप नीचे कमेंट करोगे वीडियो का। डॉग में कितना होता है, तो 39 पेयर होता है। ठीक है, और कैट में कितना होता है, तो 38 पेयर। देखो दोनों का मिलता है। ठीक है, इसका 38, इसका 39। ठीक है, कैट में 38, इसमें 39। ठीक है, फ्रॉग में 26। ठीक है, चिंपंजी में 48, हाथी में 56 और मानव हम में तो 46। ये पता होगा, इसको लिस्ट बना के आपको याद करना पड़ेगा और थोड़ा निमोनिक से कुछ इस तरीके से याद करना। अब हम लोग बात करते हैं डीएनए का। डीएनए कहाँ था, आपका क्रोमोसोम के ऊपर था। क्रोमोसोम कहाँ था, क्रोमेटिन में था। क्रोमेटिन कहाँ था, न्यूक्लियस में था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का बात करते हैं। तो डीएनए में क्या होता है कि एक हेलिक्स होता है। अब ये डीएनए जल्दी से मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ये न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमेटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम के जो अंदर पे होता है ये हमारा डीएनए। तो डीएनए इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, समझ आए, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये किसने दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए का। तो याद रखिएगा डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। याद रखिएगा डीएनए न्यूक्लियस के अलावा, डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है, ये चीज़ आपको याद है। और न्यूक्लियस के अलावा और किसी कोशिकांग या और किसी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या मिलता है, जी हाँ, एनिमल में मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्लांट में जो है, ऐसे आई थिंक जो माइटोकॉन्ड्रिया है याद रखिएगा ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही होता है। ठीक है, ये वाला। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट में होता है। बट अगर सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स का बात करें, ऐसा कौन सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए मिलता है न्यूक्लियस को छोड़ के, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट आपने ऊपर पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया आप नीचे पढ़ोगे। डीएनए एंड आरएनए की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा खोज अगर बोले कि डीएनए आरएनए की खोज किसने की थी, तो फेडरिक एंड मिशन ने। पर डीएनए का जो हेलिकल मॉडल है, ठीक है, हेलिक्स मॉडल जो है, डबल हेलिक्स मॉडल, वो किसने दिया था, तो वाटसन क्रिक ने। तो यही लिखा हुआ है डीएनए मॉडल गिवन बाय वाटसन क्रिक, हेलिकल मॉडल जो दिया होता है। डीएनए एंड आरएनए, अब जो ये डीएनए है, डीएनए कहाँ था, मैंने अभी बताया कितने बार। और आरएनए कहाँ था, ये भी न्यूक्लियस के अंदर था। कौन इसको सीक्रेट करता था, तो न्यूक्लियोस करता था। ठीक है,
तब ये दोनों क्या से बना हुआ है, तो याद रखिएगा डीएनए और आरएनए क्या से बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों से मिलके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डीएनए क्या से बना हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन दिया होगा, उसमें ये तीनों ऑप्शन एंड ऑल करके दिया होगा, तो याद रखना डीएनए एंड आरएनए जो बना होता है वो क्या से बना होता है, वो बना होता है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। ठीक है, यही लिखा हो। एक चीज और यहाँ एक है, इसको पढ़ बताता हूँ मैं क्या, बोथ जेनेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी इनसाइड इन द सेम बॉडी। देखो जो भी जेनेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, आइदर वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी, वो हिंदी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, आइदर वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। जैसे कि हमारे अंदर जो है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, बट जो वायरस के अंदर होता है, याद रखिएगा वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। और ये ये याद रखिएगा, जितने भी रेट्रो वायरस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका आरएनए, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आपका एचआईवी वायरस, जो एचआईवी वायरस है वो भी क्या है, एक रेट्रो वायरस है, याद रखिएगा रेट्रो वायरस है, और उस वायरस में भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, इवन मैं आपको बता दूं, जो आई थिंक जो आपका जो अभी ये कोविड-19 वाला जो वायरस है, ठीक है, इसका भी जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पकड़ना। ठीक है, क्योंकि जो आरएनए वाले जितने भी वायरस होते हैं ना, उसको क्या होता है कि पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो डीएनए को पहचानता है जल्दी। चलो ये बात का बात नहीं, बात ये है कि जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आइदर डीएनए हो सकता है चाहे आरएनए होता है। हमारे अंदर डीएनए है, वायरस के अंदर आरएनए है। ठीक है, डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है, और ये जो आरएनए जो है, डीएनए और कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस होती है आरएनए केंद्रक एंड कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब क्या, साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था ना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर जितना भी लिक्विड है उसमें भी आरएनए मिलता है। ठीक है, समझ में आया। डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए में 2 राइबोस होते हैं, ठीक है, 2 राइबोस शुगर होते हैं। डीएनए डाई है, डाई मतलब 2, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर होते हैं। याद रखना, पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, तो राइबोस शुगर होता है, और राइबोस शुगर में भी पेंटोस शुगर। अब ये पेंटोस शुगर मतलब क्या होता है, समझ लो, शुगर जो है ना, ये शुगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। जो सबसे छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, बोल सकते हो शुगर है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ठीक है, ON। ठीक है, तो अगर मैं पेंटोस बोलता हूं तो N की जगह क्या हो जाएगा, C5, ये हो जाएगा H10 और O5। तो ये पेंटोस का फॉर्मूला, ये आप पढ़ोगे कहाँ, न्यूट्रिएंट्स में। बस अभी इतना याद रखो कि डीएनए में 2 राइबोस शुगर होते हैं, पेंटोस शुगर, ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 कार्बन होगा। ठीक है, और डीएनए में 2 पेंटोस शुगर होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो डीएनए में 2 राइबोस शुगर होते हैं, जिसको हम लोग पेंटोस शुगर भी बोल सकते हैं, या मतलब इसमें 2 पेंटोस शुगर होगा। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है पेंटोस शुगर का, मैंने यहाँ बता दिया। पेंटोस शुगर होता है डीएनए में, याद रखना, वो भी 2। ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस 2 तरह के होते हैं। अब देखो, हमने पहले क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड मतलब जो डीएनए और आरएनए जो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, और वो क्या के शुगर होंगे। तो शुगर के बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया, राइबोस शुगर होता है ये, या पेंटोस शुगर होता है। ठीक है, और क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है इसमें। अब नाइट्रोजीनियस बेस 2 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है पायोरीन और एक होता है पायरोडीन, ये भी पूछा जाएगा। देखो मैं बहुत सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से बना है, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। हमने पढ़ा डीएनए, राइबोस शुगर हमने ऊपर पढ़ लिया, शुगर वाला पार्ट खत्म। अब हम देख रहे हैं क्या, नाइट्रोजीनियस बेस। अब जो नाइट्रोजीनियस बेस है 2 तरीके का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरीमिडीन। ठीक है, अब जो ये प्यूरिन होता है इसमें 2 तरीके का, ठीक है, बेस होता है, नाइट्रोजीनियस बेस। एक होता है हम लोग AG, ठीक है, एडिनोसाइन, और G ग्यूनिन, और एक होता है पायरीमिडीन। इसमें 3 तरीके का होता है, एक होता है आपका साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल, एक होता है आपका थाइमिन। ठीक है, तब जब हम लोग डीएनए का बात करते हैं, देखो ये जब हम लोग डीएनए का बात करेंगे, ध्यान से समझना, जब हम लोग डीएनए का बात करेंगे तो 2 बॉन्ड बनता है। ए जो है टी के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और जो ग्यूनिन जो है, ठीक है, ये जो बना जाता है ये जी के साथ, ठीक है,
सी जो है जी के साथ बना लेता है, मतलब साइटोसिन जो है ए जो है टी के साथ बनाता है, ठीक है, और सी जो है आपका जी के साथ बनाता है। एडेनिन हो गया, एडिनोसाइन हो गया, और यहाँ हो गया आपका थाइमिन, और ये हो गया आपका साइटोसिन, और ये हो गया आपका क्या, जी क्या हो गया आपका ग्यूनिन। तो याद रखना जो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है ए और टी, मतलब एडिनोसाइन और टी थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये डबल बॉन्ड होता है। वहीं आपका सी मतलब साइटोसिन के बीच में और जो आपका ग्यूनिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जितने भी बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हर चीज़ पूछा जाएगा मेरे दोस्तों में, एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये पूछा जाएगा हर एग्जाम में। अब देखो ये सब चीज़ तो मैंने क्या बताया, डीएनए क्या है, ये एक हेलिक्स मॉडल है, तो ये देखो यही चीज़ हेलिक्स मॉडल। तो ये हेलिक्स मॉडल जो बंधे होते हैं कैसे बंधे रहेंगे, एक ये मॉडल हो गया इधर हेलिक्स मॉडल, ठीक है, टोटल हेलिक्स मॉडल इसको बोलते हैं। तो ये एक इधर से इस तरीके से जा रहा है, ये एक इधर से इस तरीके से, तो इसको बांध के कौन रखेगा, तो यही चीज़ इसको बांध के रखता है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, याद रखना डीएनए जो बना होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये डबल हेलिक्स मॉडल आपको दिखा है, डीएनए इज मोर स्टेबल, और डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है आरएनए से, अभी पता चलेगा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, बट जो आरएनए होगा उसमें सिर्फ सिंगल होगा। वही है कि ये जो किस तरीके से जो बंधा होगा, तो ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, इस तरीके से ये बंधा होता है, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये देखो वही चीज़ है, नाइट्रोजनियस बेस। डीएनए में क्या होगा, डीएनए में क्या होगा, ए और टी बना लेगा, ठीक है, सी और जी बना लेगा। सी और जी में होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ए और टी में क्या होता है आपका डबल हाइड्रोजन होता है। वही डीएनए में क्या होगा आपका थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरोसिल आ जाता है, ठीक है। तो सी जी तो रहेगा ही, सी जो है साइटोसिन है ग्यूनिन के साथ बनाएगा, पर एडेनिन जो है आपका यूरोसिल के साथ बना लेता है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, जब बस ये ताकि जो ये है इसको कनेक्ट करके ये रख पाए, ठीक है। जो चीज़ बता रहा हूँ आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। और याद रखना इन दोनों के बीच में जो मतलब जो स्पेस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है, डबल हेलिक्स जो डायमीटर बोल सकते हो, ठीक है, या बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज, अब देखो यही डीएनए फिंगरप्रिंट क्यों होता है, तो जब भी कुछ क्राइम होता है, ठीक है, तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया था, डॉक्टर एल.के. जेफर्स ने किया था, ठीक है। वहीं डीएनए फिंगरप्रिंट में भारत में लाने का श्रेय किसको जाना जाता है, तो डॉक्टर लालजी सी को जाना जाता है। अब डीएनए हमने पढ़ लिया, अब आरएनए समझ में आ रहा है ना, डीएनए आरएनए क्या है, ठीक है। डीएनए आरएनए क्या से बना हुआ था, फिर से मैं याद दिला दूं आपको, डीएनए आरएनए जो बना हुआ था न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें हमने बताया शुगर नाइट्रोजनियस बेस। तो शुगर तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि उसमें कौन सा शुगर होता है, राइबोस शुगर होता है, ठीक है। नाइट्रोजनियस बेस के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसमें क्या होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, बस ऐसा होता है। इसमें भी ए यू के साथ बनाएगा और सी जो है जी के साथ बनाएगा। उसमें क्या था, ए जो है टी का साथ बनाता था, इस तरीके से होगा। और आरएनए में क्या होगा, ए यू सी जी, ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यही चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आरएनए में एक राइबोस शुगर होता है, उसमें कितना राइबोस शुगर था, उसमें 2 राइबोस शुगर था, वैसे भी वो डी लिखा हुआ ना, डी ऑक्सी, डी मतलब 2, ठीक है, मतलब पेंटोस शुगर होता है, मतलब इसमें एक पेंटोस शुगर होता है, उसमें कितना था, 2 पेंटोस शुगर था, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल्स के अलावा, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य होता है, मतलब यहाँ बोला कि आरएनए न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये तो मैंने पहले भी बता दिया आपको। साइटोप्लाज्म क्या था, मैंने ऊपर समझाया था, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच लिक्विड, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। साइटोप्लाज्म समझाया था ना, ये न्यूक्लियस है, ये सेल, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो पानी होगा इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ भी हमारा आरएनए मिलता है और न्यूक्लियस में तो खैर मिलता ही है। आरएनए प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आरएनए का, जैसे डीएनए का काम क्या था, तो वो जेनेटिक मतलब जो कैरेक्टर है माँ से बच्चे में प्रदान करते हैं, तो आरएनए का काम क्या है, तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज मतलब प्रोटीन को बनाता है। अब आरएनए भी जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। देखो बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो मेहनत से आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप शांति से सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-3 बार सुनोगे, पीडीएफ आपके पास रहेगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब आरएनए जो 3 टाइप का होता है, कि एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, कि टीआरएनए होता है। एमआरएनए का काम क्या है, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए होता है, मतलब ये बताता है कि किस सेल में कितना आपको प्रोटीन चाहिए।
आरएनए क्या करता है, उतना प्रोटीन वो क्या करता है, बनाता है, और टीआरएनए क्या करता है, वो प्रोटीन को उस जगह पहुंचाता है। बस इतना है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सबको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये पहला एंटीबायोटिक था, ये भी पूछा गया है कि पहला एंटीबायोटिक जो बना था वो क्या था, तो पेनिसिलिन था। इसका खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। माइटोसिस डिवीजन, जो माइटोसिस डिवीजन है इसका डिस्कवर किसने किया था, तो वाल्टन फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। अब ये क्या है, देखो सेल, मैंने बताया कि सेल जो है डिवाइड होता है, तो सेल जो डिवीजन होता है दो तरीके से हो सकता है, इसको खैर आप आगे भी पढ़ोगे, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस, जितना भी हमारा बॉडी में ग्रोथ के लिए जो सेल, जैसे हमारे ग्रोथ के लिए हर चीज़, हाथ पैर आँख नाक, इस चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ डिवीजन हो रहा है, सेल में डिवीजन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। और सेक्स सेल जितने भी है, जो रिप्रोडक्शन वाले जितने भी सेल, उसमें जो डिवीजन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है ग्रोथ सेल में डिवीजन को, और मियोसिस मतलब जो सेक्स सेल जो होता है उसमें जो डिवीजन होता है उसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। यहाँ सिर्फ माइटोसिस दिया हुआ है, ठीक है। जेनेटिक खोज किसने की थी, सबको पता है, हरगोविंद खुराना ने की थी। इवन इनको 1968 में, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। एक बार हम पानी पी लें। तो अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स, आपको पता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। ये दो आवरण के घेर संरचना है, मतलब डबल मेम्ब्रेन। देखो बहुत सारे आपने सेल ऑर्गेनेल्स बना, याद रखिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए, उसमें से एक सेल, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़ा जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, उसमें से एक क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पूछा जाए क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है या डबल मेम्ब्रेन से, तो याद रखिएगा यह दो आवरण से घिरा संरचना है, डबल मेम्ब्रेन स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, तो ये पहला आप मेम्ब्रेन देख रहे हो, ठीक है, आउटर वाला, उसके बाद एक और इनर वाला, और इसके अंदर जो पानी है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और इनर में जो इस टाइप का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टिया। ये पूछा जाएगा कि क्रिस्टिया कहाँ है, तो याद रखेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिस्टिया के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजोम होता है, ठीक है, इतना चीज समझ में आया। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल में, दोनों में मिलता है ये, ठीक है, ये जो कोशिकांग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, द्रव्य मतलब लिक्विड। इनर मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखो इनर मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, संरचना बनती है, निकलता है, कुछ भी बोलो, निकली होती है, जिसको हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टिया पर छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम लोग ऑक्सीजोम बोलते हैं। ये सब पूछा जाएगा कि ऑक्सीजोम कहाँ है, क्रिस्टिया कहाँ है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेब साइकिल जो चक्र चलता है ये कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, और जिसके कारण 30 एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब ये एटीपी क्या है, तो याद रखना एडिनोट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हाँ, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब होता है, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब होता है आपका जो एनर्जी हम लोग बॉडी में यूज करते हैं, जो सेल यूज करता है वो एटीपी के फॉर्म में करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग ने कुछ खाना खाया डायरेक्टली उन्होंने उस चीज़ को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो वो जो एनर्जी जो यूज़ करता है वो एटीपी के फॉर्म में करता है। तो याद रखिएगा क्रेब साइकिल की वजह से 30 एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये कहाँ बनता है, क्रेब साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये आपने पता होगा आपको, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन, जो भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू। यही देखो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन जो होता है, यहाँ ये आपको दिख रहा होगा शुगर है, उसके बाद ऑक्सीजन हम लोग बाहर से लेंगे सांस, ठीक है, तो CO2 H2 और 8 ATP ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर से सिक्रेट करेगा। 38 तो 30 तो आपने देखा क्रेब साइकिल से, ठीक है, और एक और जो आपका इस तरीके का जो ऑक्सीडेटिव एक और ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, शुगर का जो ब्रेकडाउन होगा उसमें वो 8 एटीपी और बना लेगा, तो टोटल एटीपी कितना बनाएगा, 38 एटीपी है। यहाँ से याद क्या रखना है सर, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर याद रखोगे, ठीक है, कि एक इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक उंगलीनुमा संरचना होता है जिसको हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं। क्रिस्टिया के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजोम होता है, और इसमें जो लिक्विड होता है वो एक मैट्रिक्स होता है। जो क्रेब साइकिल होता है इसके अंदर ही होता है, जिसके 30 एटीपी फॉर्म होता है। याद रखिएगा बैक्टीरिया के अंदर
एक बार आप जरूर चेक कर लेना, आई थिंक सही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा जो क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें 30 एटीपी प्रोड्यूस होता है जो बॉडी हम लोग यूज़ करते हैं, और 8 एटीपी वो और मतलब बाय ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो टोटल एटीपी 38 एटीपी वो प्रोड्यूस करता है जो हम लोग का बॉडी यूज़ करता है। एटीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी भी इसे हम लोग कहते हैं, और एडीपी भी होता है जिसको हम लोग एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर सबसे पहले कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल का विकास होता है। देखो जो सेल है, मैंने क्या बताया कि सेल के अंदर जो सबसे पहले विभाजन होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोस होता है, उसका सबसे पहले विभाजन होता है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ बताया था, अब ये दूसरा चीज़ याद रखो कि जिस सेल जब बनेगा तो सबसे पहले अगर किसी कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स का विकास होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, क्योंकि यही होगा तभी तो एनर्जी मिलेगा, तभी तो आगे का काम होगा, याद रखना, ठीक है। याद रखिएगा जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम लोग सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। आप बोलोगे सर इसको सेल विद इन सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस इसके अंदर भी क्या होता है, आपका डीएनए होता है, तो जो आपका न्यूक्लियस जितना काम करता है उसका 80% काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मतलब ये ऑलमोस्ट सब काम ही कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं, क्योंकि सेल कोशिका की तरह मतलब पूरा एक सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो उसी की तरीके से क्या होता है कि डीएनए, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ इसको, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल बोलते हैं। सेल विद इन सेल मतलब कोशिका के अंदर कोशिका, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए होता है। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो जितना वो काम करता है पूरा एक सेल, उतना 80% उसका जितना वो काम करता है उतना काम माइटोकॉन्ड्रिया भी कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए होता है, इसलिए इसको सेल विद इन सेल कहते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो एल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और पूछा था कि इसका नामकरण किसने किया था, तो बेंडा एंड कोलिकर, दोनों में कोई एक होगा, बट ये वाला नाम पक्का याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो एल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम, ठीक है, किसने दिया था, तो बेंडा एंड कोलिकर ने दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस जो सबसे बड़ा कोशिकांग या सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है पूरे न्यूक्लियस में, उसके बाद जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो है आपका कौन है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इतना आपको माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखना है। इसके बाद एक और, ठीक है, क्या आता है आपका, इसके बाद एक और आता है, वो है आपका क्या, वो है आपका लाइसोसोम। ये भी क्या है, आपका एक कोशिकांग है, ठीक है। तो ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। अब याद रखना कुछ कुछ आपने पढ़ा, जैसे कि सेंट्रोसोम पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, ये सब ऐसे हैं जो सिर्फ क्या एनिमल में मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ओनली फाउंड इन एनिमल, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय डी डूबे, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, डी डूबे के द्वारा। और ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब इसका जो लेयर है एक ही लेयर है बाहर वाला, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम, अब लाइसोसोम आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम को हमको सुसाइडल बेग भी बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बेग। अब देखो इसको सुसाइडल बेग क्यों बोलते हैं, तो जो लाइसोसोम है, एक चीज़ और याद रखना कि लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है, तो गोल्गी बॉडीज़ के द्वारा। किसके द्वारा ये बनाया जाता है, तो गोल्गी बॉडीज़। आगे पढ़ोगे, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ये भी एक कोशिकांग है। तो इसकी जो लाइसोसोम है ये सेल वाल हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये जो देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके का एक हाइड्रोलिटिक, एक मतलब पोर्ट में रहता है हाइड्रोलिटिक, ठीक है, हाइड्रोलिटिक पोर्ट है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होता है, और जो भी बाहर से जो बैक्टीरिया आती है या कोई अनवांटेड चीज़ जो हमारे सेल को नहीं चाहिए, तो वो क्या कर देता है, ये वाला जो पोर्ट होता है वो उसको खा जाता है, या आप बोल सकते हो उसको मार जाता है। बट अगर मान लो कि ये पोर्ट में जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम से बहुत ज़्यादा भर गया, तो क्या हो जाएगा, ये फट जाता है, और ये जो अगर फट गया तो पूरा का पूरा जितना भी सेल में जितना भी सेल ऑर्गेनेल है ये उसको भी खत्म कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और याद रखना आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। तो एक चीज़ आपने देखा, आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही लाइसोसोम होता है। डब्ल्यूसी में, डब्ल्यूबी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम होता है। यहाँ से बस इतना याद रखना है कि लाइसोसोम एनिमल सेल में मिलता है, डिस्कवर डी डूबे ने किया, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन है, इसको सुसाइडल बेग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैंने आपको बताया। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है। और ये क्या है,
तो एक सेल ऑर्गेनेल्स है। और इसका जो पीएच होता है ये एसिडिक होता है, 4.5 अराउंड इसका पीएच होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब क्या आगे हम लोग राइबोसोम, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ये सब न्यूक्लियस से बाहर है। न्यूक्लियस के अंदर जो था हमने बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या था, क्रोमोटिन था। क्रोमोटिन के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और क्या था न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोस था और आरएनए भी था। ठीक है, बस इतना। ये सब हम लोग अब यहाँ जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अब यहाँ ये सब मिल रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्कोबोडिस हो गया, ये सब साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या था, न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाहर जितना भी पानी होता है, द्रव्य होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो देखो, राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय पैलेडे। ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। यह कोशिका सबसे छोटी सेल ऑर्गन, सबसे छोटा अगर कोई कोशिकांग है तो वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, सेल का सबसे छोटा न्यूक्लियस क्या है, सबसे बड़ा है, और सबसे सेकेंड वाला सबसे जो बड़ा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। राइबोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस। और मैंने क्या बोला था, और किसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, तो आरएनए। आरएनए का काम भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि राइबोसोम किससे बना होता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम आरएनए से बना होता है प्लस प्रोटीन से। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है आरएनए भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और ये तो प्रोटीन से ही बना हुआ है, इसलिए प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन से क्या बना होता है, हमारा राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं। ठीक है, दो तरीके का राइबोसोम होता है। एक होता है आपका 80S और एक होता है आप 70S और एक होता है आपका 80S। ठीक है, अब ये क्यों है, देखो, तो जो 70S है, ठीक है, जितने भी हमारे इक्वेटिक सेल है, ठीक है, इक्वेटिक सेल ये आकार में छोटा होता है, और ये आपका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस सही से डेवलप नहीं होता है। और जब मैंने क्लास शुरू किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि राइबोसोम को एक यूनिवर्सल कोशिकांक बोला जाता है। यूनिवर्सल कोशिकांक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और इक्वेटिक सेल में भी मिलता है। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया था। तो दो तरीके का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो 80S जो होता है आपका इक्वेटिक सेल में मिलता है, और जो 70S होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, मैंने शुरू में ये चीज़ समझाया था। They are found on the upper surface of endoplasmic reticulum. In addition, they are also found in the mitochondria and chloroplast. अब देखो, हम लोग ने बात करते हैं, अब हम लोग मेनली तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेटिक सेल ही पढ़ रहे हैं। तो इक्वेटिक सेल में ये कहाँ मिलता है, क्या राइबोसोम कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा ये मिलता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। कहाँ मिलता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऐसा है जिसमें आपका डीएनए भी मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मिलता है, आपका राइबोसोम मिलता है। ठीक है, चलिए, राइबोसोम को यूनिवर्सल कंपोनेंट बोला जाता है। मैंने समझा दिया इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है, इक्वेटिक सेल में भी मिलता है। ठीक है, तो राइबोसोम को यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका का स्वतंत्रिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये सभी सेल में प्रेजेंट होता है। यूनिसेलर मतलब बैक्टीरिया या मल्टीसेलुलर, इक्वेटिक, प्रोकैरियोटिक सब में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। राइबोसोम सेल, अगर राइबोसोम को अगर सेल से हटा दोगे तो क्या होगा, सिंपल है, प्रोटीन नहीं बनेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, क्रियात्मक इकाई जो होता है किसका, राइबोसोम का, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजोम। ठीक है, बस ये कुछ नहीं है, इसमें आपको बस याद रखना है। इसके बाद आता है आपको सेल ऑर्गेनिज्म बना, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम मैंने ऊपर पढ़ाया था, सुसाइडल बैग। जो लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखिएगा गोल्गी बॉडीज को। और याद रखिएगा ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको क्या बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज को आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है, तो देखो, एक तो लाइसोसोम बनाएगा, प्लस जो राइबोसोम जो हमने ऊपर पढ़ाया, जो प्रोटीन बनाएगा, उसको प्रोटीन को पैकिंग जो होता है, ठीक है, पैकिंग वैकिंग करके, ठीक है, सही जगह पहुंचाना, वो भी काम होता है गोल्गी बॉडीज का। तो प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में इसे डिक्टो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, जो एनिमल सेल में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, बट इसको राइबोसोम को ही, सॉरी, गोल्गी बॉडीज को ही अगर हम लोग प्लांट सेल में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, डिक्टोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, पैकर्स बंडल ऑफ ए सेल, मैंने बताया था इसको पैकर्स बोला जाता है। ठीक है, एंड लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ही हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ
सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ याद रहेगा कि गोल्गी बॉडीज क्या है, लाइसोसोम बनाता है। ठीक है, पैकिंग करता है प्रोटीन का, पैकिंग करके सही जगह पहुंचाता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है और प्लांट में इसको डिक्टोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज किसने डिस्कवर किया था? तो गोल्गी ने किया था। ठीक है, कैमिलो गोल्गी। द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोसेस एंड ए पैकेज ऑफ ए मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, लिपिड्स एंड सिंथेसाइज्ड बाय द सेल, ऑल्सो नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और इसको और एक नाम से जाना जाता है किडनी ऑफ द सेल। ठीक है, गुर्दा सेल का मतलब कोशिका का जो गुर्दा है वो भी इस गोल्गी बॉडीज को ही बोला जाता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हो ये लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया था कि क्या होता है कि जब वो फट जाता है तो अपने आप को ही पूरी तरीके से खा जाता है, वही हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये भी एक क्या है, एक ये सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है। मैंने आपको बताया था ठीक है कि जो आपका राइबोसोम जो होता है, ठीक है, राइबोसोम जो एनिमल सेल में कहाँ होता है तो वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, सेल के अंदर जाल की तरीके का एक क्या होता है, एक संरचना होता है। ठीक है, और ये भी जो होता है याद रखिएगा डिस्कवर तो पोर्टर के द्वारा किया गया था। ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलता है। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखिएगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ठीक है ये कनेक्टेड होता है आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट से, और जो स्मूथ वाला जो होता है ये कनेक्टेड होता है आपका सेल का मेम्ब्रेन से, जो बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो रफ वाला है नियर टू सेल है। ठीक है, और जो आपका रफ वाला इसमें क्या होता है, प्रोटीन सेंसलेशन। ठीक है, प्रोटीन का जो सेंसलेशन होता है ठीक है वो कहाँ से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम जो पाया जाता है, राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। क्यों? और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। तो सिंपल है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है तो ये क्या प्रोटीन बनाने में ये सहायक होगा। उसी प्रकार से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का जो संश्लेषण होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है। और एक दो बार वीडियो अगर देख पाते हो तो कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, उसके बाद PDF तो आपके पास रहेगा। यह कोशिक ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका और क्या काम है, एक तो आपने देख लिया कि रफ वाला होता है जिसपे राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ वाला होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाता है। ठीक है, इसका और क्या काम होता है, तो इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसे साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र में, मतलब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, सेल को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज आप पढ़ लो कि सेल में जब आप पढ़ोगे ठीक है, ये न्यूक्लियस हो, यहाँ एक इस तरीके से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है, तो ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका जो काम होता है ठीक है ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, क्या का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। चलिए आप इसको इतना तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रात हो गया है ज़्यादा, इतना तक पढ़ लेना, बाकी मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, बाकी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लांट का जो है ठीक है, प्लांट का ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, एनिमल और आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलता है। ठीक है, इसको वैक्यूल बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया। और वैक्यूल जो ये वैक्यूल है, वैक्यूल का जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखना, जब सेल में कुछ खाली जगह होते हैं ठीक है, मतलब ये सेल में कुछ खाली जगह होते हैं, एम्प्टी स्पेस होते हैं, इस स्पेस में मिनरल वाटर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखते हैं एज ए रिजर्व, इसलिए इसे पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। सिंपल है। ठीक है, बाहर एक ये सेल ऑर्गेनेल्स है ठीक है, जिसमें कि ये सब मिनरल वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको पॉकेट ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसका आउटर वाला जो लेयर है इसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो इतना इसमें रहने देते हैं, बहुत है। ठीक है, जो भी बाकी होगा उसको हम लोग कभी कवर कर लेंगे। बाकी इसको पढ़ने के बाद एक बार लूसेंट आप जरूर पढ़ोगे। ठीक है, जय हिंद।